हो गया। चलिए, हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और बच्चों, इस सेशन में हम लोग एग्रीकल्चर का एमसीक्यू करेंगे और ये सेशन जो है आपका थर्ड होने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने 2 सेशन किया था। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास इजीली वे में और सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, द 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन। मेजर क्रॉपिंग सीजन इंडिया में कितने बताए गए? 3 आपने पढ़ा होगा। और वही मेजर क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में जो है आपसे पूछा जा रहा है कि 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन में देखते हैं, औस, अमन और बोरो। तो ये नाम आपने पहले सुना होगा बाप, है ना। औस, अमन और बोरो, ये जो है क्या है, ये आपका राइस का जो है टाइप्स दिया हुआ है ना। और किस रीजन में होता है? तो ये होता है आपका कोस्टल रीजन में। कहाँ होता है? कोस्टल रीजन में होता है ना। औस, अमन और बोरो जो है आपका राइस का टाइप्स है और ये किस रीजन में होता है? कोस्टल रीजन में होता है। तो ये क्रॉपिंग सीजन नहीं है बल्कि क्या है, राइस का टाइप्स दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। बी में देखिए, आपने यही पढ़ा होगा, 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन्स जो है इंडिया में, रबी, खरीफ और जायद। आप रबी खरीफ के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होगा। जायद के बारे में कुछ समझते हैं कि ये जो रबी और खरीफ के बीच में, है ना, रबी और खरीफ के बीच में जो है आपका ये जो टाइम पीरियड है ना, रबी और खरीफ के बीच में जो टाइम पीरियड है, जो समय होता है क्रॉपिंग का, वो होता है जायद का। और जायद का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, वाटरमेलन, है ना, ककम्बर, ये जायद क्रॉपिंग सीजन्स में होता है ना। तो 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन्स कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया बाबू, है ना। और आपका ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या दे रहा है, बैसाख, पौष और चैत। ये हिंदी मंथ का नाम है। जैसे दिसंबर, जनवरी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, उसी तरीके से हिंदी महीना का नाम है ये, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। तो 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन्स क्या हो गया बाबू? रबी, खरीफ और जायद हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, रबी क्रॉप्स आर। रबी क्रॉप्स के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, सोन इन विंटर। तो रबी क्रॉप सही बात है, विंटर में तो बोया जाता ही है, सोन किया जाता है, और हार्वेस्टेड इन समर, ये है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर बी में है सोन ड्यूरिंग रेनी सीजन। बताओ, आपका रबी क्रॉप्स जो है, रबी क्रॉप्स जो है रेनी सीजन में बोया जाता है क्या? इसकी बुआई जो है रेनी सीजन में होती है? नहीं, रबी सीजन कहने का मतलब ठंडे के समय जो है क्रॉपिंग की जाती है, जो सोन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में है सोन इन समर, ये भी गलत हो गया। या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या नहीं तो नन ऑफ द अबव होगा। लेकिन क्लियर रहना कि रबी क्रॉप्स जो है, इसकी बुआई जो है विंटर में की जाती है और इसका जो है हार्वेस्टिंग जो है या कब किया जाता है? समर में किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया बाबू। देखिए, खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन। अब खरीफ क्रॉप के बारे में बोला गया कि खरीफ क्रॉप जो है
कब ग्रो किया जाता है? अब देखिए विथ द ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब होता है बिगिनिंग, ऑनसेट का मतलब क्या होता है? बिगिनिंग होता है बाबू, है ना। विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, बोला गया कि मानसून के आने से, मानसून का जब शुरुआत होती है, मानसून की जब बिगिनिंग होती है उस समय, और इसकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है? सितंबर टू अक्टूबर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। विद द ऑनसेट ऑफ विंटर, बताओ विंटर में होता है, अभी हमने तो बताया था कि विंटर में कौन सा क्रॉप होता है? रबी क्रॉप, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? गलत हो गया। विद द ऑनसेट ऑफ ऑटम एंड हार्वेस्टेड इन समर, नहीं, खरीफ क्रॉप का जो है वो ग्रोन किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है मॉनसून के आने पे, और उसका हार्वेस्टिंग होता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। ये इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया बाबू। देखिए हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था उसी क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे आ गया, है ना, जो हमने बताया था, अ शॉर्ट सीजन बिटवीन रबी एंड खरीफ, है ना, रबी और खरीफ के बीच में जो शॉर्ट सीजन होता है वो कौन सा सीजन कहलाता है, किस सीजन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके औस, बोरो या जायद। देखो औस बोरो जो है क्या था, हमने बताया था कि ये राइस का क्या है, टाइप्स है ना। तो रबी और क्रॉप्स के बीच, रबी और खरीफ के बीच में कौन सा सीजन पाया जाता है, कौन सा सीजन होता है? जायद होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है? इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स ऑफ आवर कंट्री, बोला गया कि भारत का नॉन फूड क्रॉप कौन सा है? इंपॉर्टेंट जो है नॉन फूड क्रॉप में जो है किसकी गिनती होती है, किसे माना जाता है? टी या कॉफी, मिलेट्स एंड पल्सेस, कॉटन एंड जूट, या नन ऑफ द अबव? याद रखिएगा, चाय तो हम लोग पीते हैं ना, पीते हैं कि नहीं पीते हैं? बिल्कुल पीते हैं। तो टी और कॉफी जो है, आपको याद होगा कि टी और कॉफी जो है ये कैश क्रॉप्स भी बोला जाता है इसे, है ना। साथ में बीवरेज क्रॉप भी बोला जाता है। तो ये क्या है? आपका फूड क्रॉप है, फूड क्रॉप के अंतर्गत आता है। चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, है ना, तो ये फूड क्रॉप के अंतर्गत आता है। मिलेट जो है कोर्स ग्रेन वगैरह है, दाल जो है हम लोग जो है फूड क्रॉप्स के अंतर्गत आता है। देखिए कॉटन एंड जूट जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है बाबू, कॉटन एंड जूट जो है वो नॉन फूड क्रॉप्स के रूप में माना जाता है ना। इसे हम लोग यूज नहीं करते, मतलब खाने में यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? विच इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री? देखिए ईस्टर्न और साउदर्न इंडिया का, ईस्टर्न और साउदर्न इंडिया का, ये ईस्टर्न और ये साउदर्न इंडिया का जो है मेन फूड क्रॉप्स कौन सा है? अगर आपको याद होगा कि आप जाते हो रेस्टोरेंट में और ऑर्डर करते हो इडली, डोसा, सांभर, है ना, तो साउथ में जो है, अगर ईस्टर्न इंडिया का या ईस्ट इंडिया का जो है आपको नहीं भी पता है ईस्टर्न इंडिया का, तो अगर साउथ वाला कहानी याद होगा कि अगर मूवी वगैरह में भी देखते होंगे तो वहां पे चावल का सेवन ज्यादा किया जाता है, राइस का,
है ना। तो आपका मेन फूड क्रॉप जो है ईस्टर्न और साउदर्न इंडिया का क्या हो गया, राइस हो गया बाबू, क्या हो गया, राइस हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हम लोग खाते हैं ना डोसा, इडली, सांभर। देखिए ये क्वेश्चंस मार्क कर लीजिएगा। क्या है, द टू मेन व्हीट ग्रोइंग रीजन्स, दो रीजन्स पूछा जा रहा है जहां पे व्हीट जो है लार्ज स्केल पे उसका कल्टीवेशन या ग्रोन किया जाता है, रीजन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है गंगा सतलज प्लेन एंड डेक्कन ट्रैप, ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ऑप्शन नंबर सी डेक्कन प्लेटू एंड कोंकण कोस्ट, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। याद रखिएगा मेन जो है व्हीट ग्रोइंग रीजन्स कौन कौन सा है, एक है आपका गंगा सतलज प्लेन, है ना। आपको याद होगा, आप क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा ड्रेनेज, है ना, ड्रेनेज। तो उस चैप्टर में भी बताया गया होगा कि जहां पे गंगा प्लेन्स है या जहां से गंगा गुजरती है, तो वो जो है अलूवियल सॉइल है, कल्टीवेबल सॉइल है, फर्टाइल सॉइल के रूप में माना जाता है। तो आपका व्हीट ग्रोइंग रीजन्स है आपका एक गंगा सतलज प्लेन्स और आपका डेक्कन ट्रैप है बाबू। कौन सा, डेक्कन ट्रैप। आपको याद होगा ये रीजन सेंट्रल पार्ट वाला डेक्कन ट्रैप, है ना। अगर 9th में अगर आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर ड्रेनेज वाला, तो उसमें बताया गया होगा, फिजिकल फीचर्स पढ़ा होगा उसमें भी बताया गया होगा, है ना। तो इसमें डेक्कन ट्रैप और गंगा सतलज प्लेन्स आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है बाबू। देखिए बोला गया रबर इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, इट इज मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द गारो हिल्स ऑफ। याद रखना बोला गया कि रबर जो है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है और ये ज्यादातर कहाँ पे ग्रोन किया जाता है, तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और गारो हिल्स ऑफ। तो याद रखिएगा क्या कि ये जो गारो हिल्स है बाबू, ये जो आपका गारो हिल्स है ना, गारो हिल्स कहाँ पे है, तो वो पाया जाता है कौन सा स्टेट में, मेघालय में। कहा, मेघालय में। गारो हिल्स कहाँ पाया जाता है, कहाँ है, मेघालय में है। तो गारो हिल्स ऑफ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा बाबू। मतलब यहाँ पे मेघालय हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गया, यहाँ पे रबर का कल्टीवेशन किया जाता है, रबर का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, बोला गया क्या, असर्शन और रीजन है। तो असर्शन में देखिए, असर्शन में क्या है, लैंड प्रोडक्टिविटी इज लो इन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, है ना। जो पुराने तौर तरीके से कल्टीवेशन किया जाता था, पुराना मेथड यूज किया जाता था, प्रिमिटिव फार्मिंग की जाती थी, तो उसमें जो प्रोडक्टिविटी होता था, जो उत्पादन होता था, जो प्रोडक्शन होता था, वो क्या होता था, वो कम रहता था। जब पुराने तौर तरीके से करेंगे जहां पे किसी भी तरह का मशीनरी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वहां पे प्रोडक्शन तो कम होगा ही। वहां पे उस समय जब फर्टिलाइजर्स वगैरह भी नहीं था, तो प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। असर्शन क्या है आपका, ये तो सही है, असर्शन क्या हो गया आपका, सही है बाबू। अब रीजन में देखिए, रीजन में क्या दे रहा है, प्रिमिटिव टूल्स आर यूज्ड इन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस
फार्मिंग एंड इट इज मॉनसून डिपेंडेंट। बिल्कुल सही है। बोला गया कि प्रिमिटिव टूल्स यूज करते थे। अब प्रिमिटिव टूल्स में क्या होता था? होए, डाव, है ना, होए, डाव और स्टिक रहता था। ये इस टूल से हम लोग पहले प्रिमिटिव फार्मिंग की जाती थी, पुराने तौर तरीके से जो है फार्मिंग की जाती थी। तो इस तरह का टूल्स यूज किया जाता था। और फार्मर्स जो है किस पर डिपेंडेंट होते थे इरिगेशन के लिए? तो मॉनसून पे। बारिश ठीक ठाक हुआ तो फसल ठीक होगा, बारिश नहीं हुआ तो फसल नहीं होगा। मतलब ये भी क्या है? ये भी सही है। और रीजन जो है असर्शन का क्या है? सही कॉज दिया हुआ है। क्यों? तो देखना, लैंड प्रोडक्टिविटी कम रहता था, जो प्रोडक्शन होता था वो कम होता था पुराने मेथड से जब हम लोग फार्मिंग करते थे। क्यों भाई? क्योंकि उस समय जो है टूल्स भी क्या करते थे हम लोग? प्रिमिटिव टूल्स यूज करते थे। तो प्रोडक्शन तो कम होगा ही। समझो कि ट्रैक्टर्स वगैरह वहां पे यूज नहीं किया जा रहा है, वहां पे किसी तरह का मशीन नहीं यूज किया जा रहा है। हार्वेस्टर वगैरह आज के डेट में आ गया है ना, थ्रेसिंग वगैरह आ गया है ना, तो पहले तो नहीं था। टूल्स भी, फर्टिलाइजर्स भी नहीं था, तो प्रोडक्शन तो कम होगा ही ना। तो सही कॉज भी बता रहा है, तो दोनों सही है। और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है किसका? असर्शन का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बाबू। देखिए, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। बाजरा का जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा जा रहा है। मतलब कौन सा स्टेट जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? बाजरा का, है ना। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। तो ऑप्शन है आपके राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। तो सबसे पहले समझना कि बाजरा का जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? वो है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। और रीजन क्या दोगे भाई? तो रीजन इसलिए रहेगा कि इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए? बाजरा को जो है कैसा क्लाइमेट चाहिए? तो क्लाइमेट चाहिए वार्म। कैसा? वार्म, मॉइस्ट, है ना, वार्म चाहिए। और मॉइस्ट बोल रहे हैं, ड्राई, वार्म और ड्राई। टेम्परेचर की अगर बात कर दे तो 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है टेम्परेचर इसे चाहिए। तो राजस्थान में तो वो है ही। क्लाइमेट कैसा है? वार्म है, ड्राई है, टेम्परेचर इसके बीच में रहता ही है ना। तो बाजरा का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा हो गया? वो हो गया आपका राजस्थान। कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना, है ना। और अगर सॉइल की बात कर दे, इसमें सॉइल की बात कर दे तो सैंडी और लोमी सॉइल पे होता है। कौन सा सॉइल पे? सैंडी और लोमी सॉइल पे इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया बाबू? इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशंस दिया हुआ है। रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ टी क्रॉप्स इन इंडिया, फाइंड द ऑड वन आउट। मतलब कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशंस है टी का कल्टीवेशन के लिए, टी का प्रोडक्शन के लिए। अब उसमें से जो है ये जो चार इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, चारों इंफॉर्मेशन में से जो ऑड वन आउट है, जो गलत है, उसको अलग करना है। मतलब गलत ऑप्शन को आपको चुनना है, ऑड वन आउट है। देखना, टी इज ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, बिल्कुल सही है। टी का प्रोडक्शन करने के लिए जो है ज्यादा लेबर की आवश्यकता पड़ती है। अब ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? सही है बाबू। ऑप्शन नंबर बी के देखिए,
इट रिक्वायर्स कोल्ड। हाँ देखिए, कोल्ड एंड मॉइस्ट क्लाइमेट की बात किया है। किसकी बात किया है? कोल्ड एंड मॉइस्ट क्लाइमेट की बात किया है थ्रू द ईयर्स। क्या टी के ग्रोथ के लिए कोल्ड जो है क्लाइमेट चाहिए? टी के ग्रोथ के लिए कोल्ड क्लाइमेट चाहिए क्या? नहीं, टी का ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? वार्म एंड मॉइस्ट चाहिए। क्या चाहिए? वार्म एंड मॉइस्ट। कोल्ड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? वार्म एंड मॉइस्ट जो है क्लाइमेट चाहिए थ्रू आउट द ईयर। और फ्रॉस्ट फ्री भी चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री, ये भी याद रखना। फ्रॉस्ट फ्री जो है आपका क्लाइमेट चाहिए थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। कोल्ड क्लाइमेट में नहीं हो पाएगा टी बाबू। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? गलत हो गया। इट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये सही है। इट इज अ बीवरेज क्रॉप, हमने पहले भी बताया टी और कॉफी को क्या बोला जाता है? कैश क्रॉप भी बोला जाता है और बीवरेज क्रॉप्स के अंतर्गत रखा गया है। और इसको किसके द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में? तो इसको मतलब टी को इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया? तो ब्रिटिश के द्वारा किया गया था भारत में, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको गलत ऑप्शन ऑड वन आउट छाटना था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, और 12 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए और जवाब देने का कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है क्या? विच ऑफ द फ्लोइंग राइट लीड्स टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन इन इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, अब समझना, बोला गया किस अधिकार के तहत, किस राइट के तहत, किस अधिकार के तहत जो है किसी व्यक्ति का, समझो क्या, यहाँ पे श्याम है, जिनका एज क्या हो गया? एज हो गया 65, और इनके बेटे का नाम क्या है? राम है, जिनका एज क्या है? मान लेते हैं 25 है ना। तो समझिएगा किस राइट के तहत, किस अधिकार के तहत जो है इनकी जो संपत्ति होगी, इनका जो प्रॉपर्टी होगा, ये प्रॉपर्टी जो है इनके डेथ के बाद, इनके डेथ के बाद, मान लिया जाए डेथ हो गया इनका, चलो डेथ हो गया, तो श्याम जी का जो प्रॉपर्टी है, तो इनके डेथ के बाद, श्याम जी के डेथ के बाद जो है राम को, जो कि क्या थे? इनके बेटे थे, इनके अपने संतान थे, तो राम को जो है वो संपत्ति, वो प्रॉपर्टी किस अधिकार के तहत ट्रांसफर होगा? ऑप्शन से आपके, ऑप्शन नंबर ए द राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर बी द राइट टू इनहेरिटेंस, ऑप्शन नंबर सी द राइट ऑफ सक्सेसर, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। देखिए किसी पर्सन का डेथ हो जाता है तो उसके पास जो प्रॉपर्टी है उसके अपने संतानों को या उनके परिवार वालों को जो है ट्रांसफर होता है राइट टू इनहेरिटेंस के अधिकार के अंतर्गत। राइट टू इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ? उत्तराधिकार का अधिकार। क्या होता है? उत्तराधिकार का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा बाबू। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, जो सही मैच्ड है उसको चूज करना है ना। अबाउट द क्रॉप्स एंड द एरियाज दे आर ग्रोन इन, मतलब क्रॉप्स दिया हुआ है ना, एक तरफ क्रॉप्स है और दूसरी तरफ क्या है? एरिया है। तो वैसे ऑप्शंस को चुनना है जो
सही एरिया में जो है मैच्ड है। जैसे ग्राउंड नट, तो आपको याद होगा कि ग्राउंड नट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? क्या असम में होता है क्या? नहीं, ग्राउंड नट का प्रोडक्शन कहाँ होता था? हमने बताया था पिछले वाले सेशन में कि ग्राउंड नट का प्रोडक्शन जो है गुजरात में होता है। कहाँ होता है? गुजरात में होता है ना। ग्राउंड नट का प्रोडक्शन गुजरात में होता है। टी, अब यहाँ पे टी वाले में गुजरात दे दिया है। टी कहाँ होता है? असम में होता है। कहाँ? असम में होता है। कॉफी, कॉफी जो है सही मैच्ड है बाबू, कॉफी जो है कर्नाटका में सबसे ज्यादा होता है। शुगर केन, आपको यह भी करवाया गया था कि शुगर केन का प्रोडक्शन जो है सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वो होता है आपका यूपी में, और इसके बाद महाराष्ट्र में। कहाँ होता है सबसे ज्यादा आपका शुगर केन? तो यूपी में होता है। तो बताइए शुगर केन का सही मैच्ड है क्या? नहीं है। कॉफी का कर्नाटका सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ग्राउंड नट कहाँ होता है सबसे ज्यादा? गुजरात में। टी कहाँ होता है? असम में। कॉफी कर्नाटका में। शुगर केन उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है आपका, जब पहला सेशन करवाया गया था तो उसमें ये क्वेश्चंस था, है ना, जिसमें हम लोगों ने डिटेल में शायद पढ़ा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, है ना। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन विच कंट्री? बोला गया कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को मिल्पा के नाम से, किसके नाम से? मिल्का, मिल्पा के नाम से किस देश में जाना जाता है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को मिल्पा के नाम से किस कंट्री में जाना जाता है? याद रखिएगा, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को मिल्पा के नाम से मेक्सिको में जाना जाता है। कहाँ जाना जाता है? मेक्सिको में जाना जाता है बाबू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखिए क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए और जवाब देने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। बहुत ही सुंदर जो है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये दिया हुआ आपके सामने। मैच द फ्लोइंग है ना, ये मैच द फ्लोइंग है। एक तरफ रीजन दे रहा है, कॉलम ए में क्या है आपका? रीजन दे रहा है, एरिया दे रहा है। और कॉलम बी में क्या है? कुछ कल्टीवेशन किए जा रहे हैं। ये क्या है? हॉर्टिकल्चर है सब। क्या है? हॉर्टिकल्चर है, फल वगैरह है। तो किस रीजन में कौन सा जो है प्रोडक्शन किस चीज का होता है उसको मैच करना है। तो याद होगा, चलिए सबसे पहले ये बताओ, सेब तो खाते होगे, है ना। सेब हो गया, या आपका पियर्स हो गया। पियर्स मतलब क्या होता है? नाशपाती, है ना। पियर्स मतलब क्या? नाशपाती। तो अगर ये क्वेश्चन पूरा जो है हमको नहीं भी समझ में आ रहा कि कहाँ क्या होता है, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जिससे आप पता लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे पियर्स है, नाशपाती है, या एप्रिकॉट्स है, या एप्पल वगैरह हो गया। यहाँ पे अगर एप्पल भी रहे, है ना, तो ये ठंडे प्रदेशों में होता है। कहाँ होगा? जम्मू एंड कश्मीर में होगा, है ना। बोलते हैं ना कश्मीरी सेब। तो जम्मू एंड कश्मीर किस ऑप्शन में दे रहा है? कौन सा नंबर में दे रहा है? थर्ड में दे रहा है, जम्मू एंड कश्मीर। तो थर्ड का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। संतरा खाते हैं, है ना, संतरा हम लोग खाते हैं। तो संतरा जो है सबसे ज्यादा कहाँ होता है? संतरे के लिए फेमस है एक जगह, क्या? नागपुर। क्या है? नागपुर फेमस है। तो फोर का देखिए कहाँ पे है ऑरेंज? ये है फोर का बी। ये हो गया फोर का बी, है ना।
अब देखो 2 में देखो एक केरल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? केरला दिया हुआ है, केरल दिया हुआ है। ध्यान देना, साउथ मूवी देखते हो ना? देखते हैं कि नहीं देखते? देखते होंगे। अन्ना, भोजनालय करवाया जाता है, भंडारा होता है, तो देखते होंगे कि केले के पत्ते पे होता है ना? केले के पत्ते पे बैठा कर खिलाया जाता है। तो केरला में क्या होगा? केला होगा। तो देखो बनाना कहाँ पे दे रहा है? 4 में दे रहा है, डी में दे रहा है, मतलब 2 का क्या हो गया? डी हो गया। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र एक बच गया, क्या हो गया? मैंगो हो जाएगा। अगर हमें नहीं भी जानकारी था, कुछ कुछ जानकारियां अगर भी थी, तो उससे भी मैच कर सकते थे। तो ए का सी दे रहा है क्या किसी ऑप्शन में? ए का सी है, ए का सी है। चलो सी और डी तो ऐसे ही कट गया। अब देखो 2 का क्या है? डी। 2 का डी इसमें भी है, 2 का डी इसमें भी है बाबू। 3 का क्या हमने मैच किया? ए। 3 का ए है, 3 का ए है, 3 का ए क्या हो गया? बी हो गया। तो ए हो गया यहां सही। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो आप सोचकर यहाँ पे लगा सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ बातें हैं। खाते समय भी तारक मेहता देखते हैं लोग, तो तारक मेहता में जो है, क्या वो नाम है? भिड़े जी। तो भिड़े जी के घर पे भी जो है आम आता था ना? कहाँ से? महाराष्ट्र से आता था। कहाँ से आता था? महाराष्ट्र से आता था। केरला में लोग जो है खाना खाते हैं केले के पत्ते पे, तो केरला में क्या हो गया? बनाना हो गया। जम्मू एंड कश्मीर में बोलते हैं कि कश्मीरी सेब है, क्या होगा? पर्ल्स पियर्स होगा, एप्पल होगा, एप्रिकॉट्स हो जाएगा, है ना? एक आपका नागपुर संतरे के लिए जाना जाता है, ऑरेंजेस हो गया। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते होंगे तो आपको इजीली भी बन जाता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिलेट्स। तो मिलेट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बाबू? मिलेट्स के बारे में कोई ऑप्शन ऐसा है जो गलत दिया हुआ है यहाँ पे? देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, ज्वार बाजरा रागी आर द इंपॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया, बिल्कुल सही है। मिलेट्स का एग्जांपल है ज्वार बाजरा और रागी, वो मिलेट्स क्रॉप है। तो ये तो सही हो गया। बी में देखिए दो, दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन, बिल्कुल सही है। मिलेट्स जो है कैसा ग्रेन्स है? कोर्स ग्रेन्स है, और उसमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है, मतलब उसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या है? सही स्टेटमेंट दिया हुआ है मिलेट्स के बारे में। देखिए सी में क्या है? रागी इज वेरी रिच इन आयरन, ये भी सही है कि रागी में जो है आयरन की मात्रा अधिक होती है, कैल्शियम होता है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स और रफेज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या है आपका? सही है बाबू। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या दे रहा है, रागी इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। हाँ ये देखिए आपको पिछले सेशन में करवाया गया था, है ना? थर्ड मोस्ट फूड क्रॉप जो है भारत का, वो कौन सा है? आप याद करने की कोशिश करो। क्या था? ज्वार था। क्या था? ज्वार था। रागी नहीं बल्कि क्या होगा? ज्वार, है ना? ज्वार जो दिया हुआ है, ज्वार जो है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया का। ज्वार जो है थर्ड मोस्ट फूड क्रॉप है। इसके पहले राइस और क्या है? व्हीट है बाबू। इसके बाद ज्वार है। तो रागी जो है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप नहीं है बल्कि क्या है? ज्वार है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है वो क्या है? गलत है। मतलब
गलत ऑप्शन को चूज करना था ना, जो सही नहीं था उसी ऑप्शन को चूज करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, Raghu was an Indian farmer during the 1950s. Which of the following institutional reforms would we have witnessed in the 1950s? देखिए बोला गया कि रघु जो है वो एक क्या था, भारतीय किसान था। किस समय की बात कर रहा है? 1950 की बात कर रहा है कि 1950s में रघु एक इंडियन फार्मर्स था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, अब बताइए 1950s के दौरान जो है कौन सा रिफॉर्म किया गया था, लाया गया था? हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, याद है? याद कीजिए उस क्वेश्चन को, फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे। याद कीजिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने पढ़ा था कि उस पे जो है किस पॉइंट पे जोर दिया गया था, फोकस किया गया था। आपको याद होगा फर्स्ट 5 ईयर में जो है लैंड रिफॉर्म्स पे जो है फोकस किया गया था, लैंड रिफॉर्म्स। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग है, क्वेश्चंस वही है, बस आपको जो है ऑप्शंस हल्का चेंज कर दिया है, ट्विस्ट कर दिया है, बाकी सेम क्वेश्चन है बाबू। तो बताओ वो कौन सा रिफॉर्म जो है उस समय वो देखा होगा, कौन सा बदलाव किया गया था? लैंड रिफॉर्म हुआ था, और उस लैंड रिफॉर्म में क्या किया गया था? लैंड रिफॉर्म में जमींदारी सिस्टम जो था बाबू, जमींदारी सिस्टम को क्या किया गया था? अबॉलिस्ट किया गया था, खत्म किया गया था। ये जो जमींदारी सिस्टम वाली प्रथा थी उसको खत्म कर दिया गया था। तो अबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम, ये चेंजेस हुआ था उस समय, और छोटे छोटे किसानों के बीच में जो है जमीन दिए गए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर क्रॉप। देखो बोला गया किस फाइबर क्रॉप का कल्टीवेशन की शुरुआत जो है भारत में हुई, है ना? किस फाइबर क्रॉप का जो है कल्टीवेशन या ओरिजिनल होम जो है कहाँ है? भारत है। कॉटन, जूट, हेम्प या सिल्क? आपको याद होगा, आपने हिस्ट्री भी पढ़ा होगा, तो उसमें बताया गया होगा जब भी मूवमेंट्स होते थे तो बॉयकॉट्स किए जाते थे, बहिष्कार किया जाता था। किसका बॉयकॉट्स किया जाता था? तो जो आपका विदेशी प्रोडक्ट था, जो फॉरेन गुड्स थे, उनकी बॉयकॉट की जाती थी। तो उस हिसाब से आपको याद करिए कि किसकी बात की जा रही है। कॉटन जो है, कॉटन की शुरुआत ऐसा माना जाता है कि कॉटन का कल्टीवेशन या प्रोडक्शन जो है, ये जो फाइबर क्रॉप है कॉटन, इसका ओरिजिनल होम जो है कहाँ है? वो इंडिया में है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर से क्या आ गया आपका? असर्शन एंड रीजन आ गया, असर्शन एंड रीजन आ गया बाबू। अब फिर से देखिए, असर्शन को पढ़िए और रीजन को पढ़िए, उसके बाद समझने का कोशिश कीजिए और जवाब दीजिए। देखिए असर्शन में क्या है, द भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। देखिए असर्शन में बोला जा रहा है कि भूदान ग्रामदान मूवमेंट जो था ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। और आपको ये जानना ही चाहिए कि ये भूदान ग्रामदान मूवमेंट जो है कब हुआ था? 1951 में हुआ था। कब हुआ था?
1951 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। और भूदान ग्रामदान मूवमेंट को और किस नाम से जानते हैं? तो ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ये तो सही है बाबू, असर्शन आपका क्या है? सही है। अब रीजन में आइए, रीजन में क्या दे रहा है? ड्यू टू दिस रिवॉल्यूशन ड्रास्टिक लैंड फॉर्म्स अकर्ड वेयर लैंड्स वर डोनेटेड टू द पुअर लैंडलेस फार्मर्स विदाउट एनी वायलेंस। रीजन में क्या बोला जा रहा है कि इस रिवॉल्यूशन के कारण जो है लैंड रिफॉर्म्स हुआ। अभी हमने पढ़ा था क्या, 1950s में जो है लैंड रिफॉर्म्स हुआ, जमींदारी सिस्टम हटाई गई। तो इस रिवॉल्यूशन के कारण बोला जा रहा है कि लैंड रिफॉर्म्स में जो है लैंड रिफॉर्म्स हुआ, जिसके तहत लैंड्स जो है डोनेट किए गए हैं। किसको डिनोट किए गए हैं? वो डोनेट किया गया था पुअर्स लोगों को। किसके द्वारा डोनेट किया गया था? उन जमींदारों के द्वारा जो है डोनेट किया गया था। जो गरीब किसान थे उनको जो है जमीन दी जाती थी। कितना पार्ट दिया गया? तो जमींदार के पास जितना जमीन है उसका 1/6 पार्ट जो है डोनेट किया गया था। ये भी आपका रीजन भी क्या है? रीजन भी सही है। वो भी जो है डोनेट जो किया गया बिना किसी वायलेंस का, है ना, वायलेंस उसमें नहीं हुआ था। इसलिए वायलेंस नहीं होने के कारण उसे ब्लडलेस रिवॉल्यूशन माना गया, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन बोला गया। तो रीजन भी क्या है आपका? रीजन भी सही है ना, ये रीजन भी क्या है? सही है। और याद रखिएगा इसमें आपका भूदान ग्रामदान मूवमेंट जो है, भूदान ग्रामदान मूवमेंट जो है आपका, ये याद रखिएगा ये पोचमपल्ली में हुआ था। तेलंगाना के पोचमपल्ली में हुआ था। कहां? तेलंगाना में हुआ। और तेलंगाना में कहा? पोचमपल्ली। कहा? पोचम पोचमपल्ली में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, पल्ली का वाई होगा, आई नहीं होगा, पोचमपल्ली। तो ध्यान रखिएगा, इतना इंफॉर्मेशन जो है आपको भूदान ग्रामदान मूवमेंट से मिल गया। और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी आएंगे, तो आप यहां से भी आप बनाकर लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। और रीजन जो है असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? कॉफी कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। देखिए कॉफी का कल्टीवेशन जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था? मतलब इंडिया की बात कर रहा है, तो इंडिया में कहाँ हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा कि कॉफी जो है, कॉफी का एक टाइप है अरेबिका। क्या है? अरेबिका। अरेबिक अरेबिका। तो ये अरेबिका जो है नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कॉफी किसी पर्सन के द्वारा जो है अपने दाढ़ी में रख कर लाया गया था। छह जो है, 6 या 7 जो है लाया गया था वो दाना जो है। और वो जो है कहाँ से लाया गया था? अरेबियन कंट्री से लाया गया था, अरेबियन कंट्री से। क्योंकि वो कॉफी का जो सीड्स था वो अरेबिकन कंट्री से लाया गया, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? अरेबिका पड़ा। ये कॉफी का एक टाइप है अरेबिका, जो बेस्ट क्वालिटी का माना भी जाता है। तो अरेबिका जो है सबसे पहले भारत में कहाँ कल्टीवेशन इसका किया गया? वो किया गया था बाबा भूदान हिल्स पे। कहाँ? बाबा भूदान हिल्स पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा बाबू। 7 सीड था शायद, हाँ 7 दाने थे। तो इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, तो चलिए आज का सेशन यहीं तक।
और अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास इजली वे में पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप मन लगाकर पढ़ाई करते रहें, बोर्ड की तैयारी करते रहें और हर सब्जेक्ट का कम से कम एक एक सेट जो है डेली प्रैक्टिस कीजिए बाबू। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, नहीं, अब टाइम आ चुका है कि हर सब्जेक्ट का एक एक सेट जो है जरूर बनाएं और डेली बेसिस पे बनाएं। आप रूटीन बना लो, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।